कल हमने बात कर ही ली थी कि हाँ भाई डिफॉरेस्टेशन से क्या चीजें थी, डेफिनेशन के बारे में, कॉजेस के बारे में, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उनके बारे में सारी डिटेल हमने ले ली थी। उसी से कनेक्टेड नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेजर्टिफिकेशन। ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए जो बहुत ही ज्यादा ग्रेवर सिचुएशन जो क्रिएट हो सकती है ना, उनमें कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे लिए समझना। क्योंकि आज के टाइम पे जिस तरीके से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है और सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं डेजर्टिफिकेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एरिया में जो सॉइल है वो अगर उसकी अगर प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी बहुत ही रिड्यूस हो जाए, यूं मानो कि वहां पर कोई वेजिटेशन सर्वाइव ही ना कर सके। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होता है एक तरीके से डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एरिया, ठीक है, दैट इज नॉन एज डेजर्टिफिकेशन। और एक चीज आप जरूर देखो कि डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेजर्ट है उसका एरिया इंक्रीज होता है या फिर वो फैल जाता है। ये कई बार मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है। बेसिकली ये जो डेजर्ट है, जैसे मान लो हम वेस्टर्न राजस्थान की छोड़ो, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी बात कर रहे हैं हम, तो मानो सहारा डेजर्ट की हम बात करें तो सहारा डेजर्ट जो कि नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन में लोकेटेड है, वहां पर उसका धीरे धीरे सदर्न रीजन में बढ़ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो मिट्टी वहां से ज्यादा एक्सटेंड हो रही है। इसकी वजह ये है कि वहां पर डेजर्टिफिकेशन की हम बात करेंगे ना, इसका मतलब कि सहारा वाले एरिया से कनेक्टेड जितने भी कंट्रीज है वहां की जमीन का डिग्रेड होना, मतलब वहां पर कोई भी तरीके से एक तो एग्रीकल्चर ना करने देना, या उसकी जो क्वालिटी है मिट्टी की इतनी बिगड़ गई, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पॉसिबल नहीं है, या कोई वेजिटेशन वहां पे सरवाइव नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से ये एक अपने आप में प्रोसेस होता है जिसको अब हमें डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है इसमें इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप देख सकते हो कि लैंड डिग्रेडेशन ही एक तरीके, लैंड डिग्रेडेशन का ये पैटर्न अपने आप में जिसको हम बोलते हैं, वन सेकेंड, हाँ, लैंड डिग्रेडेशन का ये पार्ट है जिसमें हम डेजर्टिफिकेशन की बात भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी ड्राई लैंड रीजन है, ऐसा एरिया जहां पर, जिसको हम एरिड, इसका मतलब जहां पे रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर है, सॉरी 25 सेंटीमीटर, ओके, और सेमी एरिड 25 तो आप मान के चलो 25 टू 50 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल है एनुअल, और ड्राई सब ह्यूमिड इसका मतलब लेस देन 100 सेंटीमीटर जहां पे रेनफॉल है। तो इस तरीके से मैक्सिमम रेनफॉल अगर मिलेगा ना तो वो 100 सेंटीमीटर मिलने वाला है, जो कि 100 सेंटीमीटर भी मानो अपर लिमिट है, बाकी 50 सेंटीमीटर तक ही हो जाएगा बाइंड अप। ऐसे एरियाज में आपको ज्यादातर जो लैंड डिग्रेडेशन का पैटर्न देखने को मिलेगा उसी को हम बोल देंगे डेजर्टिफिकेशन। या फिर आप इसको और थोड़ा इलेबोरेटली समझना चाहो तो ये इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जब किसी भी एरिया की, जमीन की या किसी भी ड्राई लैंड की जब खत्म हो जाती है, जिससे कि वो और कोई तरीके से भी फ्लोरा एंड फौना को सपोर्ट देने में सक्षम ना हो, कैपेबल एनफ ना हो, मेनली हम देखेंगे फ्लोरा, ठीक है, प्लांट्स की, तो वो अगर सर्वाइव नहीं कर रहा है तो फौना का भी पॉसिबल नहीं है वहां पे सर्वाइवल करना। तो ऐसे में इसके कारण क्या हो सकता है, नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है जो कि रिड्यूस हो गई। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एंड दिस एज डेजर्टिफिकेशन, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियरली यहां पर लिखी हुई है, ये आप याद रखोगे कि एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स का एक्सपेंशन डेजर्टिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी ड्राई लैंड एरिया में बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जब खत्म हो जाती है, जब वहां पर फ्लोरा एंड फौना सर्वाइव ना कर सके, तो उस प्रोसेस को आप बोल दोगे डेजर्टिफिकेशन। तो ये डेफिनेशन आप जरूर याद रखोगे, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कॉजेज, कि भाई डेजर्टिफिकेशन होता क्यों है। तो इसमें देखो जो डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज थे ना, मोर और लेस आपको वही पॉइंट्स आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन में भी हम कहीं ना कहीं जो वेजिटेशन है उसको खत्म कर रहे थे, और डेजर्टिफिकेशन का मतलब भी हमने क्या देखा कि कहीं पर लाइफ अगर सर्वाइव नहीं कर पा रही है, या फिर जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है किसी भी ड्राई लैंड की वो अगर खत्म हो रही है, तो उसे ही हम डेजर्टिफिकेशन बोल रहे हैं। तो ऐसे में पहला कारण क्या हो सकता है, लॉस ऑफ सॉइल कवर। भाई सीधी सी बात है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रखा है, कोई वहां पर प्लांट्स है नहीं, तो वहां पर अगर अचानक से वाटर फ्लो हो जाए
या फिर रेनफॉल हो जाए या फिर फ्लड्स आ जाए तो जो टॉप सॉइल है वो वहां से रिमूव हो जाएगी। अब सीधी सी बात, अगर टॉप सॉइल जो कि मोस्ट फर्टाइल पार्ट होता है इसका सॉइल का, वही अगर खत्म हो गया तो क्या वहां पर प्लांट्स अब सरवाइव कर पाएंगे? पॉसिबिलिटीज नियर टू निल। तो इस केस में क्या हो गया, यहां पर रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से या फिर हवाएं अगर ज्यादा चलेगी तो सॉइल कवर है वो खत्म हो जाएगा, जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। और जब फर्टाइल सॉइल ही खत्म हो गई तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो जो लैंड एरिया है वो हो जाएगा डिग्रेड। तो इसी वजह से वहां पर क्या हो गया, एक तरीके से डेजर्टिफिकेशन। इसके लिए देखो, फॉरेस्ट की कटिंग एक बहुत ही बड़ा कारण है, जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन हो गया और उस पर्टिकुलर लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है। इसके पीछे एक कारण है अर्बनाइजेशन, जो कि हम प्रीवियस डिस्कशन में हमारा कवर हो चुका है। तो शहरों के बसाव, इसका मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन राइज। तो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा राइज हो रही है उतना ही ज्यादा प्रेशर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे बढ़ता चला जा रहा है। तो पहला पॉइंट क्लियर। नंबर 2, वेजिटेशन डिग्रेडेशन, ये भी इसी से मोर और लेस कनेक्टेड है। जब हम देखें कि कोई भी परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर अगर लगातार उस वेजिटेशन कवर को, उस फॉरेस्ट एरिया को अगर हम रिड्यूस करते जाएं, उसकी कटिंग करती जाएं, चाहे वहां पर फॉरेस्ट एरिया में जितने प्लांट्स हैं, जो जितनी अलग अलग स्पीसीज के प्लांट है, फ्लोरा है, उसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो डेंसिटी में रिडक्शन भी आएगा। स्ट्रक्चर, इसका मतलब उसकी जो साइज है उसको भी हम करते करते कम कर देंगे, या फिर वहां पर किसी एक स्पीसी को प्रोमोट करने के चलते बची हुई जो फॉरेस्ट एरिया है उसको खत्म कर दे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे कल ही बताया था कि तराई एरिया जो है वहां पर इंग्लिश ने हमारे यहां पर क्या किया था, पेड़ काटे जबरदस्त, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी थी हिमालयन रीजन में वो खत्म कर दी, और फिर बाद में वहां पर क्या प्रमोट किया, चिर पाइन की प्लांटेशन, जिससे कि वो रेलवे स्लीपर्स बना सके, रेलवे लाइंस ज्यादा से ज्यादा बिछा सके। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपने बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर दिया, या फिर ये कह सकते हो कि फॉरेस्ट एरिया की प्रोडक्टिविटी वहां पर लॉस हो गई, तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है, अल्टीमेटली डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन अल्टीमेट रिजल्ट जो देता है वो है डेजर्टिफिकेशन। इसका मतलब आज तो चलो आपके पास में जंगल है, पर उनको आपने खत्म कर दिया तो आने वाले टाइम पर वो जमीन इतनी कैपेबल भी नहीं होगी कि वो फॉरेस्ट एरिया को सर्वाइवल भी दे सके। तो ऐसे में वेजिटेशन डिग्रेडेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से ही हमने देखा था कि डिफॉरेस्टेशन भी होता है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अभी डेजर्टिफिकेशन भी हो रहा है। इसके आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाता है फिर कॉज, दैट इज वाटर इरोजन। भाई सीधी सी बात है कि कहीं पर अगर वेजिटेशन नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, तो अगर वहां पे पानी एकदम से फ्लो होगा तो इरोजन तो होगा ही ना। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, 1 सेकेंड, बीच बीच में आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल सिंपल सा, चंबल के बीहड़ या रेवाइंस ऑफ चंबल, रेवाइंस ऑफ चंबल, ठीक है। पान सिंह तोमर मूवी अगर आपने देखी है तो वहां पर आप देखो वो बीहड़ में रहने वाले बागी ही होते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है यहां पे, इसके पीछे ज्योग्राफी बहुत बड़ा फैक्टर है। देखो ये जो चंबल वाला एरिया है ना, या इस तरीके की जो भी टोपोग्राफी आपको मिले कहीं पे कि जहां पर वेजिटेशन बहुत कम है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि जब कभी भी वहां पर रेनफॉल होती है ना, तो वो रेनफॉल अचानक से गिरेगी, ठीक है। अब वो रेनफॉल में नीचे क्या है, बिल्कुल बेयर लैंड है, कोई वेजिटेशन नहीं है, बिल्कुल जमीन जो है वो एकदम खुली है। पानी आके गिरेगा तो यहां पर क्या होगा, स्पॉट्स क्रिएट हो जाएंगे, डॉट्स। फिर टाइम के साथ साथ में ये डॉट्स, इसको बोलते हैं स्प्लेट, एक तरीके से इंपैक्ट क्रिएट करेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और वो पानी के ड्रॉपलेट्स ने इंपैक्ट क्रिएट किया तो एक ड्रॉपलेट दूसरी ड्रॉपलेट को ज्वाइन करेगी, फिर इस तरीके से वो धारियां बनके फ्लो होना शुरू हो जाती। कभी आपने अपने घरों के बाहर पानी फ्लो होते हुए देखा हो, तो इस तरीके से थोड़ा 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 पानी से मिट्टी का कटाव होने लग जाता है। इनको बोल देते हैं रिल्स, ठीक है, जो कि एक दूसरे के ऊपर यूं क्रॉस होती हुई फ्लो होती रहती है पानी की जो लाइन है। फिर जब इन रिल्स की अगर बात करें और पानी अभी लगातार डाउन पोरिंग कंटिन्यू है, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, ये रिल्स में से कोई एक रिल है, कोई एक जो स्ट्रीम है वो डोमिनेट करने लग जाएगी, और वहां पर आप देखो कि कटाव होकर के इस तरीके से खड्डे बन जाएंगे, ठीक है। और इधर से पानी लगातार फ्लो हो रहा है, ये बन गई गली, इसको बोलते हैं गली इरोजन। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि वाटर जब गिरा तो उस टाइम पर क्या हुआ, पूरी की पूरी अपर लेयर थी वो फ्लो हो गई पानी के साथ में, तो उसको तो बोल दिया शीट इरोजन। दूसरा, फिर जब ये
अपर लेयर फ्लो हो गई ना, वॉश अवे हो गई, फिर उसके बाद में ये लाइनें बन गई ना इस तरीके की, इसको हमने बोल दिया रिल्स इरोजन या रिल इरोजन। और फिर जब इन रिल्स में से कोई एक रिल डोमिनेट कर गई तो बन जाती है गली, उसको बोल देंगे गली इरोजन। ओके, और इसके बाद में अगर देखें तो फिर गली इरोजन किस में कन्वर्ट कर देता है कि गहरे गहरे खाइयां बन जाती है और वो मिट्टी का कटाव लगातार चलता रहता है। क्या कारण था यहां पर? क्योंकि वेजिटेशन नहीं है। वेजिटेशन नहीं होने के पीछे एक तो होते हैं मैन मेड कॉजेज और एक होते हैं नेचुरल कॉजेज। तो इसमें क्या है कि ये जो वेजिटेशन की कमी थी ना, इसकी वजह से यहां खड्डे बन गए और अब और ज्यादा चांसेस नहीं है कि जी अब वेजिटेशन यहां पे डेवलप भी हो पाएगा क्या, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो फर्टाइल सॉइल है, टॉप सॉइल है, वो इरोड अवे हो गई। तो ऐसे में ये बन गए रेवाइंस, बीहड़। अब ये बीहड़ में क्या होंगे? सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर तो आप कर नहीं सकते हो, और जहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होती वहां पर आप देख सकते हो कि वहां के लोग मजबूरन जो है अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं। इसीलिए तो चंबल के बागी बन गए, पान सिंह तोमर इसी पे बनी हुई है। तो बेसिकली ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बन गया ना वाटर इरोजन के बाद में, जो इस तरीके की स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, यू मान के चलो इस तरीके की स्ट्रक्चर, ठीक है, खड्डे हो गए, बीच में जो हार्ड रॉक्स थी वो बची रह गई, सॉफ्ट थी वो पानी के साथ इरोड हो गई, तो इस तरीके से गलीज बन गई ना। ये टॉपोग्राफी जो बनेगी उसको बोल देते हैं बेडलैंड टॉपोग्राफी, और ये आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू, दैट मींस ईस्टर्न इंडिया, और इसके अलावा आप देख सकते हो चंबल के जो बीहड़ हैं, बुंदेलखंड वाला एरिया, मुरैना, बुंदेलखंड रीजन, झांसी, इस तरफ आपको ये देखने को मिलेगा बेडलैंड टॉपोग्राफी। तो ये भी क्या होता है? एक तरीके का डिजर्टिफिकेशन ही तो हो गया, क्योंकि यहां पर भी वेजिटेशन ज्यादा अच्छी से सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर क्या होती है, जो सॉफ्टवेयर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यहां पर जो रॉक्स हैं सॉफ्ट होती हैं, वो सॉफ्ट वाला पार्ट इरोड हो गया, खड्डे बन गए, इन्हीं को हमने गली बोल दिया। रॉक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी समझाया है, उसमें हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, वो जो वीडियोस है ना यूट्यूब पे अवेलेबल जो है, वो आप जरूर देखोगे, सारे वीडियोस आपको देखने हैं, उसमें बिल्कुल बेसिक से बताई हुई चीजें हैं, और वो वीडियोस आपने कवर कर लिए, फिर इन वीडियोस को देखोगे तो आराम से आसानी से समझ में भी आएगा, क्योंकि वहां पर कुछ मैंने बेसिक्स फंडामेंटल्स भी समझाए हुए हैं, तो उनको स्किप नहीं करना आपको, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लेनी है, ठीक है, और साथ साथ में ये वीडियोस भी देख रहे हो, फिर आराम से आपको समझ में आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक आ गया, अब सेडिमेंट्री रॉक के लिए अलग से यहाँ पे क्लास लो, कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा, जबकि वहां पर मैंने रॉक्स एंड मिनरल्स को सेपरेटली डिटेल में बताया हुआ है, तो वहां से आप जरूर करोगे ये चीज, ठीक है। साथ में क्ले रिच मटेरियल होता है यहाँ पर, क्ले का मतलब हो गया बिल्कुल बारीक मिट्टी, तो इससे क्या होता है, इरोजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वाटर इरोजन भी है ना, वो भी डेजर्टिफिकेशन को प्रोमोट करता है। फिर आ जाएगा विंड इरोजन। अब आप देख सकते हो कि जब ऊपर से अगर वेजिटेशन का पार्ट है वो ही खत्म हो गया, तो टॉप सॉइल जो फर्टाइल है वो खत्म हो गई, तो वेजिटेशन बाद में और नहीं बन पाएगा। अब अगर हवा चल गई तो वो ऊपर की जो सॉइल है वो हवा भी उड़ा ले जाएगी, जैसे पानी लेके जाता है, तो उसकी वजह से भी डिजर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं बन जाता है। और रही सही में आप देखो कि यहां पर अगर फर्टाइल सॉइल है, यहां पर आप आराम से खेती करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, पर इधर दूसरी तरफ अगर दूर देखें तो वहां पर सैंड ड्यून्स अवेलेबल है। सैंड ड्यून्स का मतलब डेजर्ट ऑलरेडी है। अब ये जो सॉइल है यहां पर फर्टाइल है, खेती हो रही है, पर हवा के साथ में ये मिट्टी यहां आके सेटल हो गई, तो ये ऊपर की जो मिट्टी है उसको कवर कर देगी, और ये मिट्टी जो है, जो कि यहां से सैंड ड्यून से उड़ के इधर आई है, वो यहां के एरिया को भी इनफर्टाइल बना देगी। इसका मतलब यहां पर भी खेती लायक नहीं रहा, यहां की प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो गई, डेजर्टिफिकेशन। देन कम्स क्लाइमेट चेंज। भाई सीधी सी बात है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी डेजर्टिफिकेशन होता है, और डेजर्टिफिकेशन क्लाइमेट चेंज को और बढ़ाता है। ये बहुत ही ज्यादा विशियस साइकिल है, जो कि हमें बहुत परेशान कर रही है इस टाइम पे, और इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन खुद एक बहुत बड़ा कॉज है। इसमें क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो सीधी सी बात है कि रेनफॉल पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा आपको, टेम्परेचर चेंजेस दिखेंगे, टेम्परेचर कहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर फील कराएगा आपको। और क्लाइमेट चेंज में आपको पता ही है, कल हमने देखा था कि आईपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो हमारा ऑलरेडी राइज हो चुका है एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा। तो इस केस में टेम्परेचर जब इतना बढ़ गया है तो उसका भी असर पड़ेगा। रेनफॉल पैटर्न, कहीं पे फ्लड्स आ रही है, कहीं पे ड्रॉट्स पड़ रहे हैं,
और सोलर रेडिएशन, भाई सीधी सी बात है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ता चला जाएगा तो उसकी वजह से हीट ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा हीट बढ़ेगी उतना ही ज्यादा एयर सर्कुलेशन, विंड्स का फ्लो होना भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या कर देती हैं, पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे सराउंडिंग में लैंड को और ज्यादा डिग्रेड कर देगी और वो ज्यादा सिचुएशन को बिगाड़ देगी। रिजल्ट होगा डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, स्पेशियल और टेम्पोरल पैटर्न में वेरिएशन। स्पेशियल का मतलब तो हो गया कि अभी के वक्त में हम देखें तो कहां कहां पर रेनफॉल का, कहां कहां पर क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर का क्या वेरिएशन हो रहा है। और टेम्पोरल का मतलब ये होता है कि जनवरी में कैसा टेम्परेचर था, फेब में कैसा हुआ, और अभी मार्च है, मार्च में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे कि अभी मई जैसी गर्मी हो रही हो। तो ये क्या सिचुएशन हो रही है, टेम्पोरल, टाइम के साथ साथ में। तो ये पैटर्न वेरिएशन है ना, जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, सोलर रेडिएशन, विंड्स, इनकी वजह से भी क्या हो गया, क्लाइमेट ने इन चीजों को बिगाड़ दिया, पूरा सिस्टम एकदम खराब कर दिया क्लाइमेट चेंज ने। और फिर उन चीजों की वजह से क्या हो गया, डेजर्टिफिकेशन और बढ़ जाता है। इसके आगे अगर हम देखें तो फिर आ जाता है नेक्स्ट। अब ये जो क्लासेस हमने देखा अभी कॉजेस, इन कॉजेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रिपीट होंगी चीजें। एक तो मैन मेड कॉजेस और एक हो जाता है नेचुरल कॉजेस। ठीक है, मैन मेड में ओवर ग्रेजिंग, देखो डिफॉरेस्टेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल था कि जहां पर भी जंगल होते हैं वहां पर अगर ज्यादा जानवरों को चराने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो जितनी भी प्लांट की स्पीसीज होती हैं उनमें से कई प्लांट की स्पीसीज को तो वो खत्म कर देते हैं। वो होता है ना, टेस्ट बैठ जाता है, तो एक प्लांट को ढूंढ ढूंढ करके खाते हैं, फिर वो वैसे खत्म हो गया। या फिर पूरी जो वेजिटेशन उसको खत्म कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिस जमीन पर बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी थी उसको आप खत्म करवा देते हो। ठीक है, इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें तो जितना ग्रासलैंड एरिया, ग्रासलैंड में हमारे सवाना, स्टेपी, इसके तरीके की ग्रासलैंड हमारे मिलती है, उनमें से 2005 से 2015 के 10 साल के बीच की बात करें तो लगभग 31% ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमारा लॉस हुआ है। तो ये चीज क्या शो करती है कि ओवरग्रेजिंग बहुत ही ज्यादा ग्रेव सिचुएशन क्रिएट कर रही है, बिगाड़ रही है परिस्थितियों को। फिर डिफॉरेस्टेशन, देखो जंगल अगर जितने काटे जाएंगे ना तो उतना ही ज्यादा हमें लॉस है। कैसे, देखो फॉरेस्ट एरियाज में ट्री होते हैं, ट्री का काम क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, कार्बन को सिंक करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। इससे क्या फायदा होता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको कंट्रोल करना पॉसिबल है। पर एक तरफ तो हम पेड़ लगाना तो दूर, पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो जितना कार्बन सिंक होया हुआ था ना वो भी एटमॉस्फेयर में फिर से मिल जाएगा। या तो हम फ्यूल की तरह उसको यूज करेंगे तो जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज होकर के एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाएगी, या फिर वो पेड़ पौधे कट गए हैं तो भाई सीधी सी बात है डिग्रेड तो होंगी ना, कटी हुई जो पेड़ पौधों की जो मटेरियल है वो डिग्रेड होगा तो वो भी कहीं ना कहीं डिकम्पोज होने के बाद में वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। तो ऐसे में डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है डेजर्टिफिकेशन को प्रमोट करने का। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, फार्मिंग प्रैक्टिस, स्लैश एंड बर्न। पेड़ पौधे काट लिए जाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए और फिर वो पैचेस जो है वो खाली छोड़ दिए जाते हैं, तो वहां पर पता नहीं कितने टाइम में फिर से वो जो वेजिटेशन है वो रीजनरेट होगी, नया बनेगा, तब तक कितना सॉइल इरोजन हो सकता है। तो वो भी तो डिफॉरेस्टेशन को या डेजर्टिफिकेशन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, साथ में ओवर इरिगेशन, आज पंजाब, हरियाणा जैसे जो स्टेट्स हैं वहां पर हाल ये है कि ओवर इरिगेशन की वजह से वहां की सॉइल है वो सलाइन हो गई है, एल्केलाइन हो गई है, तो इस वजह से वहां पर खेती करना ही मुश्किल है। ठीक है ना, इसके साथ में अर्बनाइजेशन, बड़े बड़ी सिटीज डेवलप हो रही हैं, जंगल काटे जा रही हैं, तो जंगल काट दिए और फिर बाद में रही सही में अर्बनाइजेशन से जो प्रोड्यूस्ड जो भी वेस्ट मटेरियल है वो ले जाकर के हम डाल देते हैं डंपिंग यार्ड्स में। तो डंपिंग यार्ड भी क्या कर रहे हैं वहां पर, पहली चीज तो वो जमीन उसको खत्म कर देगा, वो कचरा पड़ा पड़ा शहरों में के बाहर देखा करो आप। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि जब पानी आता है तो वो पानी उस कचरे से मिक्स होकर के फिर बाद में कुछ केमिकल के साथ रिएक्शन करके और फिर नीचे परकोलेट करके जाएगा। तो वैसे वहां पर जो लैंड के लिए या सॉइल के लिए जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उनको वो पॉइजन वाटर है वो खत्म कर देगा या उस मिट्टी को वैसे पॉल्यूट कर देगा। तो अर्बनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने में। क्लाइमेट चेंज की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना वैसे वैसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी है
वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में डेजर्टिफिकेशन और ज्यादा बढ़ता है। तो ये कुछ मैन मेड कॉजेज थे जिनको हमें देखना था, वो हमने देखे। इसके आगे अगर देखें तो नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में हम देखें तो पहला तो है नेचुरल डिजास्टर्स। इसमें क्या है कि मान लो फ्लड्स आ गई, अब बाढ़ आएगी तो टॉप सॉइल तो फ्लो हो जाएगी, तो वो भी फर्टाइल सॉइल होती है, वो खत्म, तो वेजिटेशन का चांसेस वैसे कम हो गया। दूसरा फिर डिफोरेस्टेशन, ये ड्रॉट्स, सूखा पड़ रहा है, रेनफॉल ही नहीं है, तो फिर तो पॉसिबिलिटी वैसे खत्म हो गई। लैंडस्लाइड, कि भाई कोई पहाड़ी एरिया है यहां पे और नीचे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया खेत हैं, खेतों में बढ़िया खेती होती है, पर यहां से अचानक से मिट्टी जो है वो स्लाइड होकर के इस खेत को पूरे को ढक देगी, तो ये जो जमीन पहले फर्टाइल थी वो धस गई ना, नीचे सबमर्ज हो गई। अब ऊपर की जो सॉइल है वो इतनी फर्टाइल है नहीं, तो ऐसे में अब यहां पर वेजिटेशन का प्रोपगेशन होना पॉसिबल नियर फ्यूचर में नहीं होता है। तो ऐसे में एक तरीके से डेजर्टिफिकेशन प्रोमोट हो गया। सॉइल इरोजन और फर्टाइल सॉइल का डिप्लीशन ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वाटर इरोजन देख चुके हैं, विंड इरोजन हम देख चुके हैं। तो ये नेचुरल कॉजेज थे। तो क्वेश्चन बन जाए तो थोड़ा डील कर लेंगे आप आराम से, मुझे नहीं लगता कोई इश्यू आएगा आपको, ठीक है, कि भाई डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। अब सवाल यह आ जाता है कि कॉजेज का जब पता पड़ गया तो डिफॉरेस्टेशन से इंपैक्ट क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है। तो देखो इंपैक्ट में सबसे पहला इंपैक्ट तो है एनवायरमेंटल। भाई सीधी सी बात है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो हम बात ही कर रहे हैं ना। अब बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हो रही है तो उसके पीछे क्या क्या कारण है। सबसे पहला तो डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन, जितना डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, जितना ज्यादा एरिया इनफर्टाइल होता चला जाएगा, उतना ही कम वेजिटेशन वहां पे बन पाएगी, तो डिस्ट्रक्शन हो गया। सॉइल जो है वो बिगड़ती चली जाएगी, सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। उसके पीछे हमने कारण देखे, पहला कारण सॉइल का इरोजन हो जाना, टॉप सॉइल का रिमूव हो जाना, या उस टॉप सॉइल पे दूसरी कोई इनफर्टाइल सॉइल का आकर के सेटल हो जाना। ये सॉइल जब ये हो गया, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि जब वेजिटेशन नहीं है, डिफॉरेस्टेशन आपने कर दिया और लगातार एक ही जैसी फसल की आप खेती करते चले जा रहे हो, क्रॉपिंग पैटर्न आपका बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है। जैसे आप देखो कि हमारे यहां पर चावल की खेती बैक टू बैक अगर कर दी जाती है, साउथ इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि तीनों सीजन्स में केवल और केवल वहां पर पैडी कल्टीवेशन होता है। तो उसकी वजह से आप देख सकते हो कि सॉइल में जो पैडी की रिक्वायरमेंट वाले न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाते हैं और फिर वो सॉइल जो है यूजफुल नहीं होती, मजबूरन फिर हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स लगाने पड़ते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी तो लॉस क्रिएट करते ही है ना फिर बाद में सॉइल को बिगाड़ने में, और रही सही में सॉइल इरोजन कंटिन्यू है ही। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर और ज्यादा आने लग जाते हैं। भाई फॉरेस्ट का हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आसपास में क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, या जो रेनफॉल अगर ज्यादा हो गया तो फ्लड्स को कंट्रोल करने में, या अगर डेजर्ट अगर बढ़ते हैं तो उन डेजर्ट्स को कंट्रोल करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पर वही चीज है, पेड़ पौधों को ही नहीं बचा पा रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, आपको पता है, जमीन की क्वालिटी बिगड़ जाती है। वाटर पॉल्यूशन, परकोलेट करके पानी जो है नीचे जाएगा तो वो भी पॉल्यूटेड जा रहा है। या फिर आप कह सकते हो कि आसपास में जो रिवर्स फ्लो हो रही है उनमें भी कहीं ना कहीं खराब पानी जाता है। नहीं तो क्या होता है, देखो अगर मान लो यहां पर फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, और इधर कोई एग्रीकल्चरल फार्म है और यहां पर खेती हो रही है, वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, तो अगर रेनफॉल यहां पर होगा ना, तो रेनफॉल एग्रीकल्चरल फील्ड से फ्लो होता हुआ अगर फॉरेस्ट की तरफ जाए तो फॉरेस्ट वहां पर उसको फिल्टर कर देंगे, रोक देंगे, क्योंकि खेती में यूज करने वाला जो भी केमिकल है वो उस पानी के साथ मिक्स होकर जाएगा। अब यहां पर अगर फॉरेस्ट एरिया आपने खत्म कर दिया तो ऐसे कैसे पूरा का पूरा पानी जाकर के और गिर जाएगा रिवर्स में, तो रिवर्स में केमिकल मिक्स होगा कि नहीं, इस तरीके से वाटर पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है और लगातार जो प्लांट्स की और एनिमल्स की स्पीसीज हैं वो खत्म होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट आते हैं डिफॉरेस्टेशन के बाद में, जो डेजर्टिफिकेशन जो एक इकोलॉजिकल इशू बना हुआ है उसकी वजह से। इसके आगे आप देखोगे तो फिर आ जाता है इकोनॉमिक इंपैक्ट। भाई सीधी सी बात है, इतना कुछ लॉस हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी कुछ ना कुछ नुकसान देखने को मिलेगा। भाई एग्रीकल्चर के लिए हमने खेतों को काटा, जंगलों को काटा, फॉरेस्ट एरियाज को क्लीन किया, तो वहां पर आप खेती कितने दिनों तक करते हो? अगर आपने एक जैसी मोनोक्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, एक जैसी फसल को अगर आप लगातार करते चले जाओगे तो वहां की सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो एग्जॉस्ट होंगे कि नहीं। तो इसका क्या है कि आज जितनी प्रोडक्टिविटी आपकी खेती की है, हो सकता है 10 साल बाद में उतनी प्रोडक्टिविटी उस खेत की ना आए।
जैसा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ था ना इंडिया में, जब हमने HYV यील्ड के जो बीज है वो यूज किए थे गेहूं के और चावल के, ठीक है, तो उनमें शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी। आज उसके कंपैरिजन में पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। तो ऐसे में इसका नुकसान क्या है? ओवरऑल इकोनॉमिक नुकसान है। दूसरा, जमीन लगातार अगर डिग्रेड होती जाएगी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से, तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तो वो कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ा देगा। तो आपको बताओ इकोनॉमिक इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं? सॉइल हेल्थ बिगड़ जाती है, एग्रीकल्चरल जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। और अल्टीमेटली नुकसान किसको है? गांव में रहने वाले जो एग्रेरियन सोसाइटी के लोग हैं उनको। और इंडिया देखो एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है, जहां पर अभी भी मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे ही रिलाई करती है, ठीक है। तो ये नुकसान है। बाकी ये चीज हम देख ही चुके हैं कि भाई पेड़ फॉरेस्टेशन मतलब डेजर्टिफिकेशन हो गया, जमीन बिगड़ गई, तो फ्लड के कारण भी प्रॉब्लम होती है। तो फ्लड भी एक कारण है, फ्लड को भी कॉज, मतलब वही बात है, कॉज एंड इंपैक्ट दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। फ्लड्स की वजह से डेजर्टिफिकेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टॉप सॉइल जो फर्टाइल है वो चली जाएगी, तो फिर बाद में काम की नहीं है। जैसे हमने बेडलैंड टोपोग्राफी वाला कॉन्सेप्ट देखा, लैंडस्लाइड भी होने का चांस रहता है कि जहां पर डेजर्टिफिकेशन, इसका मतलब वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत भी रेनफॉल हुआ तो ऐसे कैसे पूरी जमीन स्लाइड कर जाती है ऊपर की मिट्टी और आसपास के एरिया को सबमर्ज कर देती है। इसके अलावा ड्रॉट्स, भाई सीधी सी बात है, क्लाइमेट चेंज जैसे इंपैक्ट अगर आएंगे तो कहीं पे रेनफॉल ज्यादा है तो फ्लड्स की वजह से बर्बादी हो जाएगी, ठीक है। आप देखा करो हर साल केरला, चेन्नई का कल मैंने एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से लॉसेस हम फेस कर रहे हैं। और ड्रॉट्स, सूखा पड़ना, ये तो राजस्थान के लिए बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम वैसे ही बहुत ज्यादा ऐसे एरिया में लोकेट करते हैं जहां पर रेनफॉल बहुत लेस है। तो इस केस में ये चीजें क्या करती हैं? चैलेंजेस क्रिएट कर देती हैं। तो ये कुछ इंपैक्ट थे जो इकोनॉमिकली हमने देखे। इसके आगे जो पॉइंट आ जाता है वो है सोशल इंपैक्ट। भाई सीधी सी बात है कि अगर एग्रीकल्चर को लॉस हो रहा है, अगर फिर कोई फ्लड्स आ रही है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, तो इसकी मार सबसे ज्यादा किसको पड़ेगी? भाई पुअर को, जो गरीब ऑलरेडी है उसको। तो ऐसे में गरीब और गरीब होता चला जाता है, और अमीर जो है उसके और गरीब के जो बीच का गैप है ना वो बढ़ता चला जाता है। तो इसका क्या होगा? सोशल इंपैक्ट डेफिनेटली आएगा कि जो क्राइम्स हैं वो बढ़ जाते हैं फिर, ठीक है। फैमीन आना, भुखमरी बढ़ जाती है, लोगों के पास में खाना प्रॉपर नहीं पहुंचता, तो वो नुकसान गरीबी बता ही दिया। सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, क्राइम्स बढ़ जाएंगे तो वो मुश्किलें कर देते हैं, और फिर लोग जो हैं मजबूरन इन फैक्टर्स की वजह से अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ करके और दूसरा कोई डेस्टिनेशन देखते हैं कि कहां पर लाइफ जो है वो अच्छी हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो अपनी जगहों को छोड़कर क्या कर जाएंगे? माइग्रेशन। इसको बोलेंगे एनवायरमेंटल माइग्रेशन। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से रूरल एरियाज को छोड़ करके लोग अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, जिस तरीके से वाटर स्कैर्सिटी वाले एरिया हैं उनको छोड़ करके वाटर अवेलेबिलिटी वाले एरियाज में लोग जाके सेटल हो रहे हैं। तो ये क्या है? एनवायरमेंट की वजह से ही तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन है। लगातार अगर डेजर्टिफिकेशन बढ़ता है तो उसकी वजह से भी क्या होगा? लोग मजबूरन अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह जाके सेटल होंगे। तो ये एक बोलने को तो नेचुरल कॉज है एनवायरमेंटल लॉस, पर देखा जाए तो इसमें मैन मेड कॉजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस एनवायरमेंटल माइग्रेशन को देखने में अगर हम बात करें। फिर बाद में बात आ जाती है फूड सिक्योरिटी। भाई सीधी सी बात है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही अच्छा नहीं होगा तो फिर खाना कहां से आएगा? आज कोविड के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी स्कीम्स जब इंप्लीमेंट की गवर्नमेंट ने, वो कब की? क्योंकि हमारे यहां पर सरप्लस में फूड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये जमीन इसी तरीके से बिगड़ती चली गई तो ये प्रोडक्शन में रिडक्शन आएगा कि नहीं? और प्रोडक्शन में रिडक्शन आ गया तो फिर गरीबों को जब जरूरत होगी उस टाइम पे खाना कैसे दोगे? फूड इनसिक्योरिटी होगी कि नहीं? ये सोशल इंपैक्ट क्रिएट कर देगा। फिर हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे बहुत सारे। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती है। क्लाइमेट चेंज, सीधी सी बात है, जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन किया, डेजर्टिफिकेशन बढ़ा उसकी वजह से, और डेजर्टिफिकेशन बढ़ने की वजह से ही क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स का लॉसेस। क्योंकि सीधी सी बात है जी कि डेजर्टिफिकेशन का मतलब प्रोडक्टिविटी का लॉस हो रहा है।
इसका मतलब और ज्यादा नुकसान हो गया, जमीन और बिगड़ गई, और जमीन अगर बिगड़ गई तो वहां पर फिर प्रोडक्टिविटी अब आने वाली है नहीं। प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, इसका मतलब अब आप नए फॉरेस्ट डेवलप करोगे तो आपको बहुत मुश्किलें आएंगी, और नया फॉरेस्ट अगर आप डेवलप नहीं कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कैसे करोगे भाई। जैसे हम बात करते हैं ना एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, अगर वो हो ही नहीं पाएगा, जमीन ही उसको सपोर्ट नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि जमीन में बहुत प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, सैलिनिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से वो जमीन सपोर्ट ही नहीं कर रही है किसी भी वेजिटेशन को। तो इस केस में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जितना भी है वो तो है ही, उल्टा हमारी जो एक्टिविटीज चल रही है ना आज, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट को और बढ़ा देंगी, या दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको बढ़ा देगी। रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग, रिजल्ट क्लाइमेट चेंज। हो गया कि नहीं कॉन्सिक्वेंस। फिर बात आ जाती है पॉलिटिकल इंपैक्ट। जब एक देश बर्बाद हो जाता है, जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वहां के लोग मजबूरन फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके दूसरे कंट्रीज में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भाई बेसिक नीड्स में हम क्या देखते हैं, रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी तो सबसे पहली चीज है भाई, और रोटी के साथ में वाटर अवेलेबिलिटी, ये दोनों ही क्राइसिस में आ रही है डेजर्टिफिकेशन की वजह से। तो आप बताओ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी कि नहीं। तो ये भी एक कारण है। और आप देख सकते हो कि मान लो अगर पाकिस्तान में ड्रॉट आए, या कहीं भी किसी भी कंट्री में ड्रॉट आए, पाकिस्तान छोड़ो, किसी भी एक कंट्री पे ड्रॉट आ गए और यहां पर डेजर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न बिल्कुल बिगड़ गया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल नील हो गया है, तो ऐसे में वहां के लोग पड़ोसी देश में जाकर के सेटल हो गए कि नहीं। तो आप बताओ, जो ऑलरेडी दूसरा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन वहां पर रह रही है, उसमें इस पहला डेजर्टिफिकेशन वाले कंट्री के लोग आकर के सेटल हो जाएंगे, तो यहां के नेचुरल रिसोर्सेज पे और प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं। तो ये भी अपने आप में एक पॉलिटिकल स्ट्राइफ का कारण बन जाता है। आज आप देखो बड़े बड़े डैम्स जब बनते हैं, जैसे अगर मैं कावेरी रिवर के डैम्स की बात करूं ना, कावेरी रिवर जो साउथ में, उस पे डैम बनाते हैं तो तमिलनाडु और कर्नाटका में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्यों? पानी की सप्लाई नहीं है भाई वहां पे, कि कर्नाटका में अगर डैम बन गया तो तमिलनाडु के लोग जो है वो सूखे का शिकार हो जाएंगे। तो ये चीजें क्या है, पॉलिटिकल इंपैक्ट आ रहे हैं डेजर्टिफिकेशन के। इसके आगे अगर हम देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी। डेजर्टिफिकेशन सीधी सी बात है इंपैक्ट डालेगा। पहली चीज तो क्वांटिटी, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई, और दूसरी पानी है भी तो क्वालिटी उसकी खराब है। रही सही में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का मैंने बताया था कि जब कोई जमीन खराब हो जाती है, उसके थ्रू अगर पानी जा रहा है, ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट भी हो रहा है, तो वो बहुत ही सही नहीं रहता। आज वेस्टर्न राजस्थान में ग्राउंड वाटर को जल्दी से यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां का क्या है, सलाइन वाटर है, खारा पानी है, क्योंकि वहां की जो जमीन है, मिट्टी है, उसमें सॉल्ट है, और रेनफॉल जो आ जाता है, और रेनफॉल के बाद में पानी परकोलेट होकर के एक्वीफर्स जो पाताल है उसमें इकट्ठा होता है, और वो पानी के साथ में क्या जाता है, सॉल्ट, इसलिए वो पानी क्या हो जाता है, खारा। आज आप देख सकते हो कि फ्लोराइड की कितनी प्रॉब्लम है, राजस्थान की बात करो, आर्सेनिक की कितनी प्रॉब्लम है अगर बंगाल और बिहार की बात करो। तो ये क्या चीजें हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी कम होने के चलते ग्राउंड वाटर को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और ज्यादा गहराई से अगर पानी निकाला जाता है तो ये फिर हैवी मिनरल्स भी साथ में आते हैं, फिर उसके साथ में आपको पता है हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जो ड्राई लैंड एरियाज में रहने वाली जो पॉपुलेशन है ना, उसका ये हाल है। एक्सपेक्टेशन ये है, या फिर जो सिचुएशन है वो कुछ ये बताती है कि 2050 के साल तक जब टेम्परेचर लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज हो जाएगा ना, तो आप मान के चलो ड्रॉट की जो इंटेंसिटी है, सूखा पड़ने की जो फ्रीक्वेंसी है, हर साल सूखा बढ़ता चला जाएगा, और मिलियंस, लगभग 700 मिलियन लोग जो हैं, वो 700 मिलियन का मतलब हो गया, आप मान के चलो 70 करोड़ से भी ज्यादा लोग हो गए। ठीक है, 700 मिलियन से ज्यादा, इतने लोग सीधे सीधे एक्सपोज्ड हो जाएंगे एक एनवायरमेंटल कॉजेस का सामना करने के लिए, इस तरीके की जो सिचुएशन है उसका सामना करने के लिए। फिर नुकसान जो है वो है इंडिजीनस लोगों को। देखो, अगर आप अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मिनरल्स के लिए, अगर आप आसपास के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दोगे, और वो एक्सप्लॉइटेशन की वजह से लैंड हो गई डिग्रेड, और डिग्रेडेशन का रिजल्ट हो गया कि वहां पर हो गया डेजर्टिफिकेशन, मतलब वो मिट्टी हो गई खराब। अब डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्या होगा, वहां पर कोई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस तो हो नहीं पाएगी। अब एग्रीकल्चर नहीं हो रही है, फॉरेस्ट वहां पर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो तो मजबूर हो गए ना वहां से भागने के लिए। अब उनको क्या ऑप्शन है भाई, वो कैसे सरवाइव करेंगे? तो ऐसे में जो इंडिजीनस लोग है ना, इंडिजीनस जो होते हैं,
ट्राइब्स जो हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। तो एक ये भी अपने आप में बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट है अगर हम बात करें यहां पर डेजर्टिफिकेशन की। इसके आगे बात आ जाती है, हमने कॉजेस देख लिए, इंपैक्ट्स देख लिए, अब बात आ जाती है कि ग्लोबल क्या सिनेरियो चल रहा है, कब डेजर्टिफिकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और इंटरनेशनली अगर देखें तो क्या स्टेटस है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डेजर्टिफिकेशन का। तो इसका सिंपल सा एक तो ये है कि सबसे पहले 1977 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यहां पर आप देखो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन, नैरोबी कीनिया अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर मीटिंग हुई इस UNCOD की। तब यह पता पड़ा कि डेजर्टिफिकेशन ह्यूमन सोसाइटी के लिए सबसे खतरनाक एनवायरमेंटल इशू है, वो साबित हो सकता है आने वाले टाइम पे। इस बारे में एक कहते हैं ना एग्रीमेंट निकल के आया। तो ये पहली बार था जब इस तरीके का रिकॉग्निशन मिला। आज जहां जहां पर भी आइस है उस एरिया को तो छोड़ दो, आइस कहां पर है, या तो हाई माउंटेनस रीजन में या फिर पोलर रीजन में, उनको आप छोड़ दो। बाकी जितना भी लैंड सरफेस है ना, उसमें आप मान के चलो कि जितना एरिया है उसका हाफ एरिया तो लगभग आप कह सकते हो कि ड्राई लैंड के अंडर आता है। मतलब वहां पर रेनफॉल है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर है, सॉरी लेस देन 25 सेंटीमीटर है। तो पानी की तो कमी पहले ही है, और रही सही में वहां पर इस तरीके की डेजर्टिफिकेशन जैसी एक्टिविटीज बढ़ रही है, वहां की जमीन बिगड़ती चली जा रही है, तो वहां के लोगों के लिए कितनी हार्डशिप हो जाएगी। तो ये जो एरिया है ना, आइस फ्री एरिया, जितना भी लैंड सरफेस एरिया अर्थ का, उसमें 50% से ज्यादा एरिया, जिसको आप कैलकुलेट करो तो लगभग 52 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया आ गया वो, है ना। वहां पर आप देखो तो वर्ल्ड की पुअरेस्ट पॉपुलेशन रहती है, वहां पहले ही गरीबी फैली हुई है और गरीबों को और ज्यादा मार का झेलना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है ड्राई लैंड है, एग्रीकल्चर हो नहीं रही है, प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी है नहीं। तो इस केस में क्या हो गया, गरीबी का तो पहले ही शिकार हो गए। अब रही सही में इस तरीके से ये डेजर्टिफिकेशन की जो सिचुएशन है वो और बढ़ेगी, तो वो गरीबी में तो और गिलाटा होगा कि नहीं उनका। चलो फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो हमारे लिए आज जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो डेजर्टिफिकेशन ही है, और लगभग 36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया लैंड सरफेस का वो ऑलरेडी डेजर्टिफिकेशन के अंडर आ चुका है, और डेजर्टिफिकेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये UNEP की रिपोर्ट कह रही है। फिर देखो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये 1992 में जब अर्थ समिट हुई थी ना, उसके बाद में ये कन्वेंशन आया था कि भाई हमें डेजर्टिफिकेशन को भी रोकना पड़ेगा, लैंड डिग्रेडेशन को भी रोकना पड़ेगा, हमें लैंड को फर्टाइल बनाना होगा, और सॉइल को कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जहां तक कुछ एस्टिमेट्स तो ये बताए जा रहे हैं कि 2050 तक आते आते हमारे पास में जो जमीन अवेलेबल है उसकी प्रोडक्टिविटी नियर टू निल हो जाएगी। तो उसकी वजह से आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, खाना भी नहीं मिल पाएगा टाइम पे। और आपको पता होना चाहिए जो टॉप सॉइल होती है उसकी अगर आप 10 सेंटीमीटर थिकनेस देखोगे ना, हम जो देखते हैं ऊपर ही ऊपर मिट्टी की जो 10 सेंटीमीटर थिकनेस, उसको बनने में भाई लाखों साल लग जाते हैं, 10 से 20 लाख साल लग जाते हैं। और हम जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना इन रिसोर्सेज को, उस तरीके से यूं लगता है कि जल्दी ही हमें फूड की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हो कि डेजर्टिफिकेशन की वजह से लगभग 250 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं, और 135 मिलियन और एडिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो 2045 तक क्या कह सकते हो कि एनवायरमेंटल कॉजेज, जिनमें से एक होगा डेजर्टिफिकेशन, जिसकी वजह से लगभग 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कि कितना बड़ा ये चैलेंज है ह्यूमैनिटी के लिए, जिसमें ह्यूमन मेड कॉजेज हैं वो तो है ही, बाकी नेचर ने भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर रखा है। तो डेजर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, ये यहां से बिल्कुल क्लियर है, और इनफैक्ट वर्ल्ड कम्युनिटी इस चीज को रिकॉग्नाइज भी कर रही है। अब यहां पर आप देख सकते हो मैप में कि कहां कहां पर डेजर्ट्स ज्यादा हैं। तो आप देख सकते हो ये ऊपर ही ऊपर का ये अफ्रीकन कंट्री आप देखो, यहां पर नामीबिया और हमने देखा था कालाहारी डेजर्ट की लोकेशन थी, नामिब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट, और नॉर्थ में यहां पर क्या था, सहारा डेजर्ट।
तो अफ्रीका का जितना जियोग्राफिकल एरिया है ना, उसका लगभग 65% एरिया तो ऐसा है जो कि लमसम आप मान के चलो डेजर्टिफिकेशन के अंडर आ चुका है। तो सबसे बुरा हाल कहां पर है? सहारा वाले एरिया में जो भी कंट्रीज लोकेटेड है, वहां पर जमीन की क्वालिटी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। मतलब यहां पर ये जो ब्लैक स्पॉट जो भी दिखाया हुआ है ना वर्ल्ड मैप पे, इसका मतलब हो गया कि 10% से भी कम प्लांट कम्युनिटी यहां पे सरवाइव कर पा रही है। वो भी कैसी पोजीशन में? जब थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल हो कोई एरिया में, जिसको हमने बोला था ओएसिस, वो ओएसिस जो एरिया है वहां पर फिर भी थोड़ा बहुत आपको वेजिटेशन मिल जाएगा, बाकी बिल्कुल बैरन लैंड है, एकदम खाली पड़ी रहती है ये जमीनें। ठीक है, ये सिचुएशन है। यहां पर भी देखो, यहां पर हमने देखा था अटाकामा डेजर्ट, यहां पर इधर गोबी डेजर्ट, ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर बिल्कुल भी प्लांटेशन या जो वेजिटेशन है सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। दूसरी तरफ सीवियर डेजर्टिफिकेशन, मतलब जहां पर लगातार डेजर्टिफिकेशन बढ़ता चला जा रहा है, वो आप देख सकते हो कहां कहां पर है। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट वाला एरिया आप नोटिस करो, हमारे यहां पर भी इधर देख लो ईस्टर्न एरिया में, ये वो एरिया है जहां पर राइस कल्टीवेशन होता है। इंडिया की अगर बात करें तो इधर आप देख सकते हो नॉर्दर्न रीजन में जो कौन सा स्टेपी वाला एरिया देखा था, वहां पर खेती की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा। इधर प्रेयरीज वाला एरिया है, वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इधर भी आप देख सकते हो कि पैम्पास वाला एरिया, या फिर आप कह सकते हो कि जिस एरिया में लगातार डिफॉरेस्टेशन प्रमोट हो रहा है, वहां पर भी जो डेजर्टिफिकेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, मॉडरेट डेजर्टिफिकेशन, थोड़ा सा लाइट कलर आप नोटिस कर सकते हो। पर एक चीज आप देखोगे कि ज्यादा जो डेजर्टिफिकेशन का इंपैक्ट है ना, वो डेजर्ट्स के नियर बाई एरियाज में ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी क्लाइमेट एक्सट्रीम है और उसके आसपास के एरियाज में थोड़ी भी लापरवाही कर दी, फॉरेस्ट एरिया को काट दिया, तो उसका नुकसान और ज्यादा उठाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज हो गई। और स्लाइट डेजर्टिफिकेशन, जहां पर हल्की फुल्की जो ये डेजर्ट्स हैं या फिर कह सकते हैं ना लैंड डिग्रेडेशन है, वो हो रहा है, वो एरिया आप देख सकते हो। तो मेजर जो कंसंट्रेशन है वो एरिया आप देखो अफ्रीका एंड एशिया में है, बाकी नॉर्थ अमेरिका में भी है, तो साउथ अमेरिका में भी ये एरिया आपको दिखेगा, और ऑस्ट्रेलिया में भी है। ठीक है, पर आप देखो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इधर देख लो साउथ अमेरिका, इधर देख लो ऑस्ट्रेलिया, ये तीन ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पर पॉपुलेशन कम है। और पॉपुलेशन कम है तो यहां पर क्राइसिस को हैंडल करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी कि अफ्रीका और एशिया में आएगी, क्योंकि ये पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन, ज्यादा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन वाला एरिया है। ठीक है ना, तो यहां पर हम भी आ गए हैं साथ में, ये देखो आप। तो हमें यहां पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम तो चला रही है, पर वो प्रोग्राम चलाने से कुछ होता नहीं है, रिजल्ट मिले तब कोई मतलब हो। तो ऐसे में हमने नोटिस किया अभी कि अफ्रीका सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है, डेजर्टिफिकेशन की चपेट में आने वाला कॉन्टिनेंट है। और इसमें अगर नोटिस करें तो जो सहारा डेजर्ट है उसका सदर्न पार्ट, ठीक है, उस तरफ लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है डेजर्टिफिकेशन, या लैंड डिग्रेड वहां पर होती चली जा रही है। और सहारा के आसपास के जो एरियाज हैं वहां पर वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्रीज लोकेटेड है। ठीक है, तो एक तरीके से गरीबी को और ज्यादा परेशानी का सामना होगा। ड्रॉट्स हैं वो नॉर्मल हो गए हैं, हर साल वहां पर बारिश की कमी रहती है। सहारा, कालाहारी और जो ग्रासलैंड एरियाज हैं, जैसे तंजानिया वाला एरिया, मैं आपको लोकेशन बताता हूं इसकी, 1 सेकेंड, यहां पर आप आइए, ये एरिया है तंजानिया, कीनिया, युगांडा, रवांडा, मोजाम्बिक, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर ग्रासलैंड्स हैं, जिनको बोलते हैं सवाना टाइप ग्रासलैंड्स। और वो ग्रासलैंड वाले एरिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है, आप देखते हो ना जितना भी डिस्कवरी चैनल पे, वो ज्यादातर यहीं की शूटिंग रहती है। ठीक है, बिग गेम एरिया बोला जाता है इसको, क्योंकि यहां पर बड़े वाइल्ड लाइफ रहती है, जिराफ हैं या हाइनाज हैं या फिर अफ्रीकन चीता है, ये यहीं पे लोकेटेड है ज्यादातर। पर यहां पर क्या हो रहा है, पानी के क्राइसिस, डेजर्टिफिकेशन के क्राइसिस के चलते सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है, और वही बात वाइल्ड लाइफ के सर्वाइवल में और ज्यादा डिफिकल्टीज। ठीक है, इसके लिए आप कह सकते हो कि अफ्रीका की बात करो ना, तो लगभग 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इसका मतलब जितना ज्योग्राफिकल एरिया है ना अफ्रीका का, उसका 65% एरिया अंडर डेजर्ट्स है। इसका मतलब वहां पर प्लान या कह सकते हैं ना सर्वाइवल और मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना था कि कहां कहां पर लोकेशन है
डिग्रेडेड लैंड की। अब देखो डेजर्टिफिकेशन को अगर हम क्लासिफाई करें ना, तो 4 एरियाज में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, 4 अम्ब्रेला टर्म्स में, कि भाई किस किस तरीके से डेजर्टिफिकेशन है वो बढ़ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहला तो जहां पर इरिगेशन होती है, मतलब पानी अवेलेबल है, पानी के साथ में आपने खेती की और खेती के चलते उस एरिया में जो सॉइल है, उस सॉइल में सॉल्ट कंटेंट का बढ़ जाना। अब आप देखो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर, ये ऊपर का जो है ये एकदम हार्ड पैन बन जाता है। हार्ड पैन का मतलब एक तरीके से एक लेयर क्रिएट हो जाती है जो कि केवल और केवल सॉल्ट से बनी हुई है, और वो इतनी हार्ड हो जाती है कि अगर यहां पर रेनफॉल भी आ जाए ना, तो उस रेनफॉल वाले पानी को ये हार्ड पैन वाला एरिया है ना, सॉल्टी एरिया, ये नीचे जाने ही नहीं देता। इसका मतलब क्या हो गया, ग्राउंड वाटर और ज्यादा वहां पर डिक्लाइन होता चला जा रहा है। तो ये सॉल्ट पैन का क्रिएट होना, ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, जो कि आप देख सकते हो इस तरीके की सिचुएशन एक तो एशिया में है और एक नॉर्थ अमेरिका में है। एशिया में तो आप मान के चलो वर्ल्ड में जितना सॉल्ट अक्यूमुलेशन की वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है ना, उसका 75% तो अकेले एशिया में हुआ है और 15% नॉर्थ अमेरिका में। हमारे यहां पर इराक वाला एरिया है ना, और रशिया वाला एरिया है जहां पे साइबेरियन रीजन है, यहां पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है एशिया में। किसकी? इस तरीके के सॉल्ट पैन क्रिएट होने की। वेस्टर्न राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, पर हम बात कर रहे हैं अभी ग्लोबल एस्पेक्ट में। वोल्गा रिवर जो कि कैस्पियन सी में आकर के गिरती है, इसका ट्रैक अगर बताएं, एक सेकेंड मैप पे चलते हैं, 1 सेकेंड, यस, यहां से देख सकते हैं हम कि ये वाले इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, वोल्गा रिवर की। इस तरीके से इस एरिया में ये प्रॉब्लम है कि ये वोल्गा रिवर इस 21st सेंचुरी में खुद तो सरवाइव करेगी कि नहीं, बाकी इस एरिया में ये जो सॉल्ट पैन है ना, ये बहुत बन गए हैं। इराक वाला एरिया, यहां पर टिग्रिस और यूफ्रेट्स 2 मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो होती है, ठीक है, एक का नाम है टिग्रिस, एक का नाम है यूफ्रेट्स। दोनों रिवर्स जो है वो इतना ज्यादा पानी लेकर के आती है, पर वही चीज है कि आसपास की सॉइल जो है वो सलाइन है, और वो सलाइन पानी है वो फिर बाद में सॉइल को और ज्यादा डिग्रेड कर देता है। तो पहला तो पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई इरिगेटेड क्रॉप लैंड है ना, जहां जहां पर भी खेती होती है, वहां पर सॉइल में सॉल्ट कंटेंट का अक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना, और उसकी वजह से हार्ड सरफेस क्रिएट करना, जो कि उस मिट्टी की क्वालिटी को और ज्यादा बिगाड़ देती है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो वो हमारे लिए आ जाता है रेन फेड एरियाज में, जहां पर खेती की जाती है, और खेती का तरीका इतना है एक्सटेंसिव कि जिस टाइम पर ये खेत काटे जाएंगे ना, तो आप देखो पूरा डेजर्ट बन जाता है ये। इस तरीके की एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहां पर होती है, आप देख सकते हो, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स का एग्जांपल दिया था, स्टेपीज, वेल्ड्स, डाउन्स, प्रेयरीज, पैम्पास, इनमें यहां पर इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो वो भी क्या कर देता है कि एक बार ये फसल काटोगे ना, और फिर हवाएं चल गई, तो ऊपर की जो मिट्टी है वो पूरी उड़ जाएगी, टॉप सॉइल है वो उड़ जाएगी, और टॉप सॉइल ही फर्टाइल होती है, डेजर्टिफिकेशन। तीसरा पॉइंट आप जानते हो ग्रेजिंग, कि जहां पर ढंग की अगर कोई जमीन है, फॉरेस्ट एरियाज है, जैसे रेनफॉल अच्छा खासा है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में, और वहां पर ग्रेजिंग इतनी ज्यादा करवा दी जाती है, जानवरों को इतना चरा लिया जाता है, वो वैसे खत्म कर देते हैं उस जमीन को। ड्राई वुडलैंड, ऐसे एरियाज जहां पर लकड़ियां सूखी अवेलेबल है, पर वहां पर क्या होता है कि उन लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया जाता है, ओवर कंजम्पशन कर लिया जाता है, तो वो जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बिगाड़ देना। ये 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो ओवरऑल जो डेजर्टिफिकेशन है उसके फैलने को, ठीक है। तो इसके आगे अगर ये आप ध्यान रखोगे, इसमें ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की कैटेगराइजेशन की हमने बात कर ली है। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो ये कि भाई प्रॉब्लम इतनी है, कारण भी हमने देख लिए, सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन वही है, प्रॉब्लम अगर पता है तो सोल्यूशन आप इजीली बना सकते हो। ये जो सॉल्ट पैन बनते हैं ना, हार्ड सरफेस जो बन जाती है, उनको बनने से रोका जाए। कैसे रोक सकते हैं कि मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड थोड़ा सा गहराई पे जाके हम वहां पर ग्रेवल्स और सैंड को डिपॉजिट कर दें। इसका मतलब क्या है, देखो सॉल्ट पैन बनता कैसे है उसका मैं थोड़ा सा पहले बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। जैसे यहां पे रेनफॉल हुआ, रेनफॉल अगर होता है तो पानी क्या करेगा, रिस करके नीचे जाएगा, परकोलेट होकर के।
पर हमें पता है कि ड्राई लैंड एरियाज में बारिश वैसे ही कम है, तो क्या होगा, एक तो रेनफॉल कम, एक टेम्परेचर ज्यादा, तो यहां पर नीचे जो पानी है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इवेपोरेट होकर के बाहर निकलने की होगी कि नहीं, और वो पानी अपने साथ में जो डेप्थ में अवेलेबल सॉल्ट कंटेंट है ना, वो अपने साथ में घोल करके और वो ऊपर ले आएगा। इसको कैपिलरी इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, कैपिलरी इफेक्ट, कि पानी जो है अपलिफ्ट होता है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, हीटअप होगा पानी, भाई सीधी सी बात, अर्थ सरफेस भी अगर हीटअप हो रही है तो उसमें अर्थ में सरफेस में जो मॉइस्चर है वो भी हीटअप होगी, तो वो क्या होगी, अपलिफ्ट होगी, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहां पर सॉल्ट कंटेंट है वो तो रह जाएगा और पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहां पर जब धीरे धीरे करके बहुत सारा सॉल्ट आकर के सेटल हो गया, तो अब रेनफॉल अगर होता है तो क्या उस रेनफॉल वाले पानी को नीचे जाने देगा, बिल्कुल भी नहीं। और क्या किया जाए इस सॉल्ट पैन को बनने से बचने के लिए, यहां पर बीच में ही एक ऐसी फिल्टर लेयर क्रिएट कर दें जहां पर ग्रेवल्स मतलब छोटे बड़े पत्थर डाल दिए जाएं और सैंड मोटी साइज की जो बजरी होती है ना वो डाल दें। इससे क्या है कि पानी अगर इवेपोरेट होकर ऊपर भी आए ना तो सॉल्ट कंटेंट यहीं ट्रैप हो जाए, ऊपर की मिट्टी खराब ना हो। तो पहला पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा है इरिगेशन फैसिलिटीज को हमें इंप्रूव करना होगा। जैसे आजकल आपको पता है ड्रिप इरिगेशन यूज होता है, वो ड्रिप इरिगेशन जैसी माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज है ना, उनको प्रमोट करो, जिससे पानी कम लगेगा। पहली चीज तो पानी की कमी है तो पानी बच गया। दूसरा, ज्यादा पानी नहीं लगेगा तो वो ओवर इरिगेशन की वजह से भी जमीन खराब नहीं होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कवर क्रॉप। भाई सीधी सी बात है कि हमें पता है कि इस एरिया में डेजर्ट बहुत ज्यादा है और यहां की जो मिट्टी है वो यहां पर उड़ के आके और यहां पर फर्टाइल जो खेत हैं उनको भी अपने नीचे सबमर्ज कर लेगी। तो ऐसे में आप यहां पर शेल्टर बेल्ट क्रिएट कर दो ना, पेड़ लगा दो बहुत सारे, तो वो मिट्टी को इधर आने ही नहीं देंगे, तो खेत आराम से सेफ है। ये पॉइंट किया जा सकता है। क्रॉप रोटेशन, खेती किसी भी एक क्रॉप की आप बैक टू बैक मत करो। आप एक बार मान लो गेहूं की कर ली तो नेक्स्ट आप गैप दे दो, ठीक है, या तो गैप दे दो या फिर आप नेक्स्ट जो क्रॉप यूज करो वो गेहूं से कॉम्बिनेशन वाली तो नहीं होनी चाहिए। मतलब गेहूं जिन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है ना सॉइल से कम वो की उन्हीं न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने वाली जो एग्रीकल्चर है कम से कम वो तो मत करो आप, राइट। और जहां पर पानी की कमी है वहां पर आप पैडी कल्टीवेशन को अवॉइड करो, क्योंकि पैडी कल्टीवेशन, शुगर केन कल्टीवेशन, ये क्या है, बहुत पानी खाते हैं, पानी की वैसे ही शॉर्टेज है। तो इस तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो कि लंबे समय तक चल सके। क्रॉप रोटेशन एक ऑप्शन है। रोटेशनल ग्रेजिंग, वही तरीका आपको याद होगा, डेयरी फार्मिंग में क्या था, स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया था, ठीक है, बड़े इंटेलिजेंट है अंग्रेज या फॉरेनर्स। तो यहां पर चराई करवा दी, फिर अगले यहां पर जो घास खत्म हुई तो अगले पैच में डाल दिया, और फिर बाद में यहां पर घास खत्म हुई तो अगले पैच में, तब तक ये पहला वाला रेडी हो जाएगा, फिर यहां से यहां ले आओ। तो इसी तरीके से भी हम ग्रेजिंग करवा सकते हैं। इसका मतलब एक ही जगह पे बैक टू बैक चराई मत कराओ। जो नोमेडिक जो लोग हैं जो अपने फ्लॉक्स के साथ में अपने शीप या फिर जो भी कैटल्स उनको लेकर के घूमते रहते हैं, वही चीज हमें प्रैक्टिकली प्रमोट करनी चाहिए कि भाई रोटेशनल ग्रेजिंग ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि किसी भी एक जमीन पर ज्यादा लोड ना आए, ठीक है। टेरेसिंग, भाई सीधी सी बात है, पहाड़ी एरिया है तो वहां पर अगर आपको खेती करनी है ना तो लेवल्स में आप उसको डिवाइड कर दो स्टेयर केस में। इससे क्या होगा कि बरसात अगर आएगी तो अचानक से पानी नहीं फ्लो होगा, वो आप कंट्रोल कर लोगे। तो टेरेस फार्मिंग करो, ठीक है। इसके आगे अगर देखें, ये सॉल्यूशंस हैं, ये आपके काम आएंगे डेफिनेटली। यहां भी काम नहीं आया ना तो कभी डेजर्टिफिकेशन पे ऐसे लिखोगे तो भी हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके आगे आप देख सकते हो कंटूर बंडिंग। मान लो आप देखते हो कि कोई पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर आपने टेरेस फार्मिंग कर दी। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, एक तरीके से यूं स्ट्रक्चर हो गई और यूं लेयर्स क्रिएट कर दी जाती है, ठीक है। इससे क्या होगा, पानी गिरेगा तो वो एक साथ नहीं आएगा, फ्लो होगा तो एकदम ब्रेक बाई ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या कर दोगे, यहां पर आप क्रिएट कर दो एक दीवार हर लेयर पे पत्थर से, तो जिससे पानी तो निकल जाए और सॉइल रुक जाए। इसको बोल देंगे कंटूर बंडिंग, क्योंकि कंटूर्स के तौर पे या पहाड़ी पे इसी तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, ठीक है। तो आप यहां पर पत्थर लगा दोगे ना तो उससे क्या होगा, पानी तो चल जाएगा, एक्सेस में पानी जो आ रहा है वो, और बाकी जो टॉप सॉइल है वो आप वैसे कैसे प्रिजर्व कर लोगे। तो ये किया जा सकता है।
विंड ब्रेक्स, वही बात कि भाई डेजर्ट एरिया से जो पानी या हवा के साथ में जो सॉइल फ्लो हो रही है उसको रोकने के लिए आप ट्रीज की शेल्टर बेल्ट क्रिएट कर दो। और ड्यून स्टेबलाइजेशन, भाई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एरिया है जहां पर ऑलरेडी डेजर्ट्स हैं वहां पर आप क्या कर सकते हो, कंजर्वेशन मेथड्स यूज कर सकते हो। इसका मतलब कि कुछ ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो कि कम पानी में ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हुए अपनी एग्रीकल्चर अपनी जो प्रोडक्शन है उसको इंश्योर कर सके, ऐसे प्लांट्स को हमें लगाना चाहिए जहां पर एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स हैं उन पे। जिससे क्या होगा, डेजर्ट एरिया को जो एग्जिस्टिंग है उसको भी हम अच्छी क्वालिटी की जो सॉइल है या फिर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं हमारी आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस थे। फिर बात आती है कि क्या ग्लोबली कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, तो इसका आंसर है यस। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो है बॉन चैलेंज। इसमें क्या टारगेट लिया हुआ है, 2020 तो चलो गया, कि 2030 आते आते लगभग 350 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जाएगा। वैसे इसको जहां तक मुझे ध्यान है इसको और बढ़ा करके 500 मिलियन टारगेट कर दिया गया है, पर कोई नहीं, आप तो ये ध्यान रखना बोन चैलेंज, ठीक है ना। बोन चैलेंज का मतलब कि एक टास्क फाइनलाइज की गई है वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा कि जितना भी एरिया जहां पर पहले जंगल था जिसको डिफॉरेस्ट कर दिया है उसको तो रिक्लेम करना, फिर से फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना ही है, बाकी एक्स्ट्रा जमीन पर भी हमें फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना है। दैट मींस एफॉरेस्टेशन प्लस रीफॉरेस्टेशन, इसको प्रमोट करने का ये चैलेंज है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2030 तक अचीव करना है, उसका 15वां जो गोल है वो सीधा क्या कहता है कि हम सस्टेनेबल मैनर में रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे, इवन जो प्रोडक्शन रहेगा वो सस्टेनेबल रहेगा। प्लेनेट को सर्वाइवल देना है तो लैंड डिग्रेडेशन को हमें बचाना होगा, ये गोल नंबर 15 बोलता है। एसडीजी जो कि 2015 में यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग थी उसमें ये फाइनलाइज हुआ था कि हमें 2015 से 2030 मतलब 15 साल का टाइम, मतलब 15 साल के टाइम में हमें 17 टारगेट्स फिक्स किए थे, 17 गोल्स फिक्स किए थे और में टोटल 169 टारगेट्स थे वो फिक्स किए हैं कि इनको हमें अचीव करना है, जिनको हमने क्या बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये कोई पहली बार नहीं था, 2000 में भी इसी तरीके से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजीज फाइनल हुए थे 2000 से लेके 2015 के बीच में अचीव करने के लिए। वो बात अलग है कि एमडीजीज में ज्यादातर एमडीजीज हम अचीव नहीं कर पाए, पर वही चीज है, बातें तो हो ही सकती हैं। उन्हीं बातों में एक पॉइंट और ऐड हो गया। फिर जो बताया था मैंने 1992 का जो अर्थ समिट था, उसी अर्थ समिट की लाइन पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर डेजर्ट कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कि भाई जो भी डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है उसको हमें रोकना है, तो उसके लिए कन्वेंशन साइन हुई, जिसमें काम क्या था कि कैसे भी करके जितनी भी सिग्नेटरी पार्टीज होंगी, जो भी साइन करेगी इस एग्रीमेंट पे, उन पे ये ऑब्लिगेशन होगा, ये उन पे बाइंडिंग होगा कि सारे कंट्रीज मिलकर के इस तरीके की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करेंगे जो कि एक तो डेजर्ट्स को ना बढ़ाएं, डेजर्टिफिकेशन को बढ़ने ना दे, लैंड को डिग्रेड ना होने दे, और दूसरा सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट किया जाएगा। जब सस्टेनेबल वर्ड आए ना, इसका मतलब आप समझा करो कि कंटिन्यूटी की आप बात करते हो, जिसमें आप ना तो एनवायरनमेंट को लॉस पहुंचाओगे और ना ही आने वाली जनरेशंस की जो खुद के सपने होंगे उनको खत्म होने दोगे, क्योंकि उनको भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में। ठीक है, इसके अलावा 17 जून को, हर 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका का जो हमने अभी मैप देखा, तो इसमें एक ग्रेट ग्रीन वॉल क्रिएट की जा रही है पेड़ों की, जो मैं आपको बता देता हूं। सीधा उसी मैप पे हम चलते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये आ गया आपके सामने मैप, ये देखिए यहां पर ये ग्रेट ग्रीन बेल्ट है, ये क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेड़ लगाए जाएंगे बहुत सारे, पूरी एक चौड़ी सारी एक स्ट्रिप है वो क्रिएट की जा रही है पेड़ प्लांट्स लगा करके। इससे क्या होगा कि इधर का जो डेजर्ट है वो और ज्यादा एक्सटेंड ना हो साउथवर्ड। इसी तर्ज पे अरावली वाले एरिया में भी डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, क्योंकि हमारे भी क्या है, वेस्टर्न एरिया में डेजर्ट्स अवेलेबल है, तो उसको भी तो कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहा है ईस्टवर्ड।
तो उसको रोकने के लिए हमने भी इसी लाइन पे, जो ग्रेट ग्रीन वॉल के लाइन पे ही हम भी जो है एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन पे जोर डाल रहे हैं कि कैसे भी करके डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके, लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सके। ठीक है, तो ये कुछ ग्लोबल सॉल्यूशंस हैं जिन पे काम किए जा रहे हैं। ये आप याद रखोगे, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके आगे अगर हम नजर डालें तो हमारे लिए आ जाता है कि इंडिया में क्या स्टेटस है डेजर्टिफिकेशन का। तो इंडिया वाला पोर्शन सीधा सीधा फौरी तौर पे डेटा है। वैसे तो ये टॉपिक आपके केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला ही है, जो तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये एडिशनल डेटा आपको दिया जा रहा है, एडिशनल कंटेंट दिया जा रहा है कि कल को ना अगर आप डेजर्टिफिकेशन पे कुछ बोलो तो इंडिया का क्या स्टेटस है पता तो होना चाहिए। तो सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। इंडिया में अराउंड 96 मिलियन हेक्टेयर, आप मान के चलो लगभग, आप देखो 29% जो एरिया है वो डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के अंडर में है। इतना डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन है। इसके अलावा रिसेंटली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था पहले ही, उसके हिसाब से देखें तो इंडिया ने अभी तक लगभग 31% अपना जो ज्योग्राफिकल एरिया, जो कि ग्रासलैंड एरिया था, उसको लूज कर दिया है। मतलब 5.65 मिलियन हेक्टेयर जमीन हमने खो दी है, उसको डेजर्टिफिकेशन हो गया है, वहां पर कोई वेजिटेशन सर्वाइव नहीं कर पा रही है। इसके अलावा 105 मिलियन हेक्टेयर जो है, या फिर आप कह सकते हो जितना ज्योग्राफिकल एरिया है, ये डेटा काम का है, ऊपर वाला तो चाहे छोड़ देना आप, ये कह सकते हो कि हमारा जो जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसका लगभग 32% एरिया डिग्रेड हो चुका है, लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है। स्टेट वाइज देखें तो अभी तो 28 है, खैर 28 स्टेट्स में से 26 स्टेट्स में बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेड हो रही है 2003-05 से लेकर 2011-13 के बीच में। और 9 स्टेट्स का तो हाल ऐसा है जहां पर हमारे देश की जितनी भी खराब जमीन है ना, उसका 80% एरिया उन्हीं 9 स्टेट्स में आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि एरिया वाइज भी वेरिएशन आते हैं। जैसे हमने अभी मैप देखा, यूरोप में नहीं थी डिग्रेडेड लैंड, आपने नोटिस किया हो तो यूरोप में बहुत कम थी डेजर्टिफिकेशन की सिचुएशन, क्योंकि वहां पर जो है, जो आज डेजर्टिफिकेशन है ना, वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल लेगेसी है। उन्होंने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है, खुद तो बच के रह गए, बट जहां जहां पर भी कॉलोनीज बनाई वहां पर जो है सिचुएशन और बिगड़ गई। अब बात आ जाती है कि भारत सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये लिस्ट है 10 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप इन 10 को याद रखोगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भाई 2 के नाम लिखो, 5 के लिखो, 4 के लिखो, तो काम आ जाएंगे। सबसे पहला कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम 1989-90 के टाइम पे शुरू हुआ, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1995 में शुरू हुआ। इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है, कौन सा, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, उसको इंडिया ने 1994 में साइन कर लिया था और रेटिफाई कर लिया था 1996। मतलब हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हम डेजर्टिफिकेशन को रोकें। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन इन कैचमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड फ्लड प्रोन रिवर, ये 2000 से कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम 2000 से चल रहा है। नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये प्रोग्राम चल रहा है। फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि ओवरग्रेजिंग की वजह से जो लॉसेज हैं उसको भी तो रोकना जरूरी है, तो ऐसे में फॉडर और जो फीड है उसके डेवलपमेंट के लिए भी हमें अलग से प्रोग्राम चला रखे हैं। नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, ये चला रखा है, जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज उसी का एक पार्ट है। ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें क्लाइमेट चेंज को हमारा टारगेट है कि रोकना है कैसे भी करके। तो उसमें बहुत सारे प्लान्स हैं, उनका एक पार्ट कौन सा है इस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया। इसी के अलावा इसरो के द्वारा एक डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस है, वो भी रिलीज की जाती है 2016 से बैक टू बैक। इसमें क्या शो किया जाता है कि डेजर्टिफिकेशन कितना हो रहा है इंडिया में, सैटेलाइट्स का यूज करके मैपिंग करके फिर बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें इसरो वाला आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एक है नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज उसी का पार्ट है। तो इनमें से देखो कुछ भी क्वेश्चन बने, अब आप आसानी से डील कर लोगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। और बाकी देखो टाइम के साथ साथ में और आप परफेक्ट होते चले जाओगे।